नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आइए सुनते हैं धर्मवीर भारती द्वारा रचित उपन्यास गुनाहों का देवता का अगला भाग, मेरी यानी डॉक्टर वंदना की आवाज़ में। चंदर को हफ्ते भर तक होश नहीं रहा। शादी के दिनों ने उसे एक नशा था जिसके बल पर वह मशीन की तरह काम करता गया। शादी के बाद इतनी भयंकर थकावट उसकी नसों में कसक उठी कि उसका चलना फिरना मुश्किल हो गया था। वह अपने घर से होटल तक खाना खाने नहीं जा पाता था, बस पड़ा पड़ा सोता रहता। सुबह 9 बजे सोता, 5 बजे उठता, थोड़ी देर होटल में बैठकर फिर वापस आ जाता। चुपचाप छत पर लेटा रहता और फिर सो जाता। उसका मन एक उजड़े हुए नीड़ की तरह था, जिसमें से विचार, अनुभूति, स्पंदन और रस के विहंगम कहीं दूर उड़ गए थे। लगता था जैसे वो सब कुछ भूल गया है। सुधा, बिनती, पम्मी, डॉक्टर साहब, रिसर्च थीसिस, सभी कुछ। ये सब चीज़ें कभी कभी उसके मन में नाच जाती, लेकिन चंदर को ऐसा लगता कि ये किसी ऐसी दुनिया की चीज़ें हैं जिसको वो भूल गया है, जो उसकी स्मृति पटल से मिट चुकी हैं। कोई ऐसी दुनिया जो कभी थी, कहीं थी, लेकिन किसी भयंकर जल प्रलय ने जिसका कण कण ध्वस्त कर दिया था। उसकी दुनिया अपनी छत तक सीमित थी। छत के चारों ओर की ऊंची दीवारों और उन चार दीवारियों से बंधे हुए आकाश के चौकोर टुकड़े तक ही उसके मन की उड़ान बंध गई थी। उजाला पाक था। पहले वह लुकधक तारे की रोशनी देखता, फिर धीरे धीरे चांद की दूधिया रोशनी सफ़ेद कफन की तरह छा जाती, और वह मन में थके हुए स्वर जैसे चांदनी की ओर उड़ता हुआ सा कहता, सो जा मुर्दे, सो जा। छठे दिन उसका मन कुछ ठीक हुआ। थकावट जो एक केचुल की तरह उस पर छाई हुई थी, धीरे धीरे उतर गई, और उसे लगा जैसे मन में कुछ टूटा हुआ सा कसक रहा है। ये दर्द क्यों है, कैसा है, यह उसके कुछ समझ में नहीं आता था। 5 बजे थे, लेकिन धूप बिल्कुल नहीं थी। पीली उदास बादलों की एक चीनी तह ने ढलते हुए आषाढ़ से सूरज को ढक लिया था। हवा में एक ठंडक आ गई थी। लगता था कि झोंके किसी वर्षा के देश से आ रहे हैं। वह उठा, नहाया और बिनती के घर चल पड़ा। डॉक्टर शुक्ला लॉन पर हाथ में किताब लिए टहल रहे थे। 5 दिनों में जैसे वह बहुत ही बूढ़े हो गए थे। बहुत झुके हुए से, निस्तेज चेहरा, डबडबाई आंखें और चाल में जैसे उम्र थक गई हो। उन्होंने चंदर का स्वागत भी उस तरह नहीं किया जैसे पहले किया करते थे। सिर्फ इतना बोले, चंदर, 2 दफ़े ड्राइवर को भेजकर बुलवा चुका, तो मालूम होता है तुम सो रहे हो। अब अपना सामान भी यहीं ले आओ। और वो बैठक में बैठकर किताब उलट पढ़ कर देखने लगे। अभी तक वे बूढ़े थे, उनका व्यक्तित्व तरुण था। आज लगता था जैसे उनके व्यक्तित्व पर झुर्रियाँ पड़ने लगी हैं। उनके व्यक्तित्व की कमर भी झुक गई है। चंदर कुछ नहीं बोला, चुपचाप खड़ा रहा। सामने आकाश पर एक अजब सी जर्दी छा रही थी। डॉक्टर साहब ने किताब बंद की और बोले, सुना है कॉलेज में प्रिंसिपल आ गए हैं। जाऊं जरा उनसे तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ। तुम जाओ। सुधा का खत आया है बिनती के पास। बुआ जी हैं? चंदर ने पूछा। नहीं, आज ही सुबह चली गई। हम लोग कितना रोकते रहे, लेकिन उन्हें कहीं और चैन ही नहीं पड़ता। बिनती को बड़ी मुश्किल से रोका मैंने, और डॉक्टर साहब गैरेज की ओर चल पड़े। चंदर भीतर गया। सारा घर इतना सुनसान था, इतना भयंकर सन्नाटा कि चंदर के रोए खड़े हो गए। शायद मौत के बाद का घर भी इतना नीरव और इतना भयानक न लगता होगा जितना यह शादी के बाद का घर। सिर्फ रसोई से कुछ खटपट की आवाज़ आ रही थी। बिनती, बिनती, चंदर ने पुकारा। बिनती चौके में थी। वह निकल आई। बिनती को देखते ही चंदर दंग रह गया। वह लड़की इतनी दुबली हो गई थी कि जैसे बीमार हो। रो रो कर उसकी आंखें सूज गई थीं और होठ मोटे पड़ गए थे। चंदर को देखते ही उसने कढ़ाई उतार कर नीचे रख दी और बिखरी हुई लटें सुधार कर आंचल ठीक कर बाहर निकल आई। कमरे से खींचकर एक चौकी आंगन में डालकर चंदर से बहुत उदास स्वर में बोली, बैठिए। घर कितना सूना लग रहा है बिनती। तुम अकेले कैसे रहती होगी? चंदर ने कहा। बिनती की आंखों में आंसू छलछलाए। बिनती रोती क्यों? छी, मुझे देखो, मैं कैसे पत्थर बन गया हूँ। क्यों? तुम तो इतनी अच्छी लड़की हो। चंदर ने बिनती के कंधे पर हाथ रखकर कहा। बिनती ने आंसू भरी पलकें चंदर की ओर उठाई और बड़े ही कातर स्वर में कहा, आप देवता हो सकते हैं, लेकिन हर एक तो नहीं। फिर आपने कहा था आप आएंगे बराबर।
पिछले हफ्ते से आए भी नहीं। यह भी नहीं सोचा कि हमारा क्या हाल होगा। रोज सुबह शाम कोई भी आता तो हम दौड़ कर देखते कि आप आए हैं या नहीं। दीदी आपकी थी, बस उन तक ही आपका रिश्ता था। हम तो आपके कोई नहीं हैं। नहीं बिनती, इतने थक गए थे कि हम कहीं आने जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। बुआ जी को जाने ही क्यों दिया तुमने, उन्हें ही रोक लेती। चंदन ने कहा। अरे, वह थी तो रोने भी नहीं देती थी। मैं 2-3 दिन तक रोई तो मुझ पर बहुत बिगड़ी और महाराजिन से बोली, हमने तो ऐसी लड़की ही नहीं देखी। बड़ी बहन का ब्याह हो गया तो मारे जलन के दिन रात आंसू बहा बहा कर अमंगल बनाती है। जब बखत आएगा तभी शादी करेंगे कि अभी किसी के साथ निकाल दें। बिनती ने एक गहरी सांस लेकर कहा, आप समझ नहीं सकते कि ज़िंदगी कितनी खराब है। अब तो हमारी तबीयत होती है कि मर जाएं। अभी तक दीदी थी तो सहारा दिए रहती थी, हिम्मत बनाए रहती थी। अब तो कोई नहीं है हमारा। छी, ऐसी बातें नहीं करते बिनती। महीने भर में सुधा आ जाएगी और माँ की बातों का क्या बुरा मानना। आप लड़की होते तो समझते चंदर बाबू, बिनती बोली और जाकर एक तस्तरी में नाश्ता ले आई। लो, दीदी कह गई थी कि चंदर के खाने पीने का ख्याल रखना, लेकिन यह किसको मालूम था कि दीदी के जाते ही चंदर गैर हो जाएंगे। नहीं बिनती, तुम गलत समझ रही हो। जाने क्यों एक अजीब सी खिन्नता मन में आ गई थी। कुछ करने की तबीयत ही नहीं होती थी। आज कुछ तबीयत ठीक हुई तो सबसे पहले तुम्हारे पास आया। बिनती, अब सुधा के बाद मेरा है ही कौन सिवा तुम्हारे। चंदन ने बहुत ही उदास स्वर में कहा। तभी ना उस दिन मैं बुलाती रह गई और आप ये गए, वह गए और आग से ओझल। मैंने तो उसी दिन समझ लिया था कि अब पुराने चंदर बाबू बदल गए हैं। बिनती ने रोते हुए कहा। चंदर का मन भर आया, गले में आंसू अटक रहे थे। लेकिन आदमी की जिंदगी भी कैसी अजब होती है। वह रो भी तो नहीं सकता, माथे पर दुख की रेखा भी झलकने नहीं दे सकता, इसलिए कि सामने कोई ऐसा था जो खुद दुखी था और सुधा की थाती होने के नाते बिनती को समझाना उसका पहला कर्तव्य था। बिनती के आंसू रोकने के लिए वह खुद अपने आंसू पी गया और बिनती से बोला, लो कुछ तुम भी खाओ। बिनती ने मना किया तो उसने अपने हाथ से बिनती को खिला दिया। बिनती चुपचाप खाती रही और रह रहकर आंसू पोंछती रही। इतने में महराजिन आई। बिनती ने चौके के काम समझा दिए और चंदर से बोली, चलिए ऊपर चलते हैं। चंदर ने चारों ओर देखा, घर का सन्नाटा वैसा ही था। सहसा उसके मन में एक अजीब सी बात आई। सुधा के साथ कभी भी कहीं भी वह जा सकता था, लेकिन बिनती के साथ छत पर अकेले जाने में क्यों उसके अंतःकरण ने गवाही नहीं दी। वो चुपचाप बैठा रहा। बिनती कुछ भी हो, कितनी भी समीप क्यों न हो, बिनती सुधा नहीं थी, सुधा नहीं हो सकती। नहीं, यहीं ठीक है, यहीं बैठते हैं, चंदर बोला। बिनती गई, सुधा का पत्र ले आई। चंदर का मन जाने कैसा होने लगा। लगता था जैसे अब आंसू नहीं रुकेंगे। उसके मन में सिर्फ इतना आया कि अभी 72 घंटे पहले सुधा यहीं थी, इस घर की प्राण थी। आज लगता है जैसे इस घर में सुधा थी ही नहीं कभी। आंगन में अंधेरा होने लगा। वह उठकर सुधा के कमरे के सामने पड़ी हुई कोच पर बैठ गया और बिनती ने बत्ती जला दी। खत छोटा सा था। डॉक्टर चंदर बाबू, क्या तुम कभी सोचते थे कि तुम इतनी दूर होगे और मैं तुम्हें खत लिखूंगी? लेकिन खैर, अब तो घर में चैन की बंसी बजाते होगे। एक अकेले मैं ही कांटे की जैसी खटक रही थी, उसे भी तुमने निकाल फेंका। अब तुम्हें न कोई परेशान करता होगा, न तुम्हारे पढ़ने लिखने में बाधा पहुंचती होगी। अब तो तुम एक महीने में 10-12 थीसिस लिख डालोगे। जहाँ दिन में 24 घंटे तुम आँख के सामने रहते थे, वहाँ अब तुम्हारे बारे में एक शब्द सुनने के लिए तड़प उठती हूँ। कई दफ़े तबीयत आती है, जैसे बिनती से तुम्हारे बारे में बातें करती थी, वैसे ही इनसे, तुम्हारे मित्र से, तुम्हारे बारे में बातें करूं। लेकिन ये तो जाने कैसी कैसी बातें करते हैं। और सब ठीक है, यहाँ बहुत आज़ादी है मुझे। माँ जी भी बहुत अच्छी हैं, पर्दा बिल्कुल नहीं करती। अपने पूजा के सारे बर्तन पहले ही दिन हमसे मजवाए। देखो, पापा का ध्यान रखना और बिनती को जैसे मैं छोड़ आई हूँ उतनी ही मोटी रहनी चाहिए। मैं महीने भर बाद आकर तुम्ही से बिनती को वापस लूँगी, समझे? यह ना करना कि मैं ना रहूँ तो मेरे बजाय बिनती को रुला रुला कर कुढ़ा कुढ़ा कर मार डालो, जैसी कि तुम्हारी आदत है। चाय ज़्यादा मत पीना। खत का जवाब फौरन, तुम्हारी सुधा। चंदन ने चिट्ठी एक बार फिर पढ़ी, 2 बार पढ़ी और बार बार पढ़ता गया। हल्के हरे कागज पर छोटे छोटे काले अक्षर जाने कैसे लग रहे थे,
जाने क्या कह रहे थे। छोटे छोटे अर्थात कुछ उनमें अर्थ था जो शब्द से भी ज़्यादा गंभीर था। युगों पहले व्याकरणों ने उन शब्दों के जो अर्थ निश्चित किए थे, सुधा की कलम से जैसे उन शब्दों को एक नया अर्थ मिल गया था। चंदर बेसुध सा तन्मय होकर उस खत को बार बार पढ़ता गया। किस समय वे छोटे छोटे नादान अक्षर उसके हृदय के चारों ओर कवच जैसे बौद्धिकता और संतुलन के लौह पत्र को चीर कर अंदर बिध गए और हृदय की धड़कनों को मरोड़ना शुरू कर दिया। यह चंदर को खुद नहीं मालूम हुआ, जब तक कि उसकी पलकों से एक गर्म आंसू खत पर नहीं टपक पड़ा। लेकिन उसने बिनती से वो आंसू छिपा लिया और खत मोड़कर बिनती को दे दिया। बिनती ने खत लेकर रख लिया और बोली, अब चलिए खाना खा लीजिए। चंदर इनकार नहीं कर सका। महाराजिन ने थाली लगाई और बोली, भैया नीचे अबहिन आंगन धोवा जात है, आप जाए के ऊपर खाए लो। चंदर को मजबूरन ऊपर जाना पड़ा। बिनती ने खाट बिछा दी, एक स्टूल डाल दिया, पानी रख दिया और नीचे थाली लाने चली गई। चंदर का मन भारी हो गया था। वह ये वही जगह है, वही खाट है जिस पर शादी की रात वह सोया था। इसी के पैताने सुधा आकर बैठी थी, अपने नए सुहाग में लिपटी हुई थी। यहीं पर सुधा के आंसू गिरे थे। बिनती थाली लेकर आई और नीचे बैठकर पंखा करने लगी। हमारी तबीयत तो है ही नहीं खाने की बिनती, चंदर ने भर्राए हुए स्वर में कहा। अरे बिना खाए पिए कैसे काम चलेगा? और फिर आप ऐसे करेंगे तो हमारी क्या हालत होगी? दीदी के बाद और कौन है सहारा? खाइए। और बिनती ने अपने हाथ से एक और बनाकर चंदर को खिला दिया। चंदर खाने लगा। चंदर चुप था, वह जाने क्या सोच रहा था। बिनती चुपचाप बैठी पंखा चल रही थी। क्या सोच रहे हैं आप? बिनती ने पूछा। कुछ नहीं, चंदर ने उतनी ही उदासी से कहा। नहीं बताइएगा? बिनती ने बड़े कातर स्वर में कहा। चंदर एक फीकी मुस्कान के साथ बोला, बिनती अब तुम इतना ध्यान ना रखा करो, तुम समझती नहीं बाद में कितनी तकलीफ होती है। सुधा ने क्या कर दिया है ये वो खुद नहीं समझती। कौन नहीं समझता? बिनती एक गहरी सांस लेकर बोली। दीदी नहीं समझती या हम नहीं समझते? सब समझते हैं, लेकिन जाने मन कैसा पागल है कि सब कुछ समझकर धोखा खाता है। अरे दही तो आपने खाया ही नहीं। वो पूड़ी लाने चली गई और इस तरह दिन कटने लगे। जब आदमी अपने हाथ से आंसू मोल लेता है, अपने आप दर्द का सौदा करता है, तब दर्द और आंसू तकलीफ देह नहीं लगते। और जब कोई ऐसा हो जो आपके दर्द के आधार पर आपका देवता मानने लगे, तो आपके एक एक आंसू पर अपने सौ सौ आंसू बिखेर दे, तब तो कभी कभी तकलीफ भी भली ही मालूम देने लगती है। लेकिन फिर भी चंदर के दिन कैसे कट रहे थे ये वही जानता था। लेकिन अकबर के महल में जलते हुए दीपक को देखकर अगर किसी ने जाड़े की रात जमुना के घुटनों घुटनों पानी में खड़े होकर काट दी, तो चंदर अगर सुधा के प्यारे प्यारे खतों के सहारे समय काट रहा था तो कोई ताज्जुब नहीं। अपने अध्ययन में प्रौढ़, अपने विचारों में उदार होने के बावजूद चंदर अपने स्वभाव में बच्चा था, जिससे जिंदगी कुछ भी करवा सकती थी, बशर्ते जिंदगी को ये आता हो कि इस भोले भाले बच्चे को कैसे बहलावा दिया जाए। बहलावे के लिए मुस्काने ही जरूरत नहीं होती, शायद आंसुओं से मन जल्दी बहल जाता है। बिनती के आंसुओं में चंदर सुधा की तस्वीर देखता था और बहल जाता था। वो रोज शाम को आता और बिनती से सुधा की बातें करता, जाने कितनी बातें, जाने कैसी बातें, और बिनती के माध्यम से सुधा में डूब कर चला जाता था। क्योंकि सुधा के बिना उसका दिन कटना मुश्किल था, एक क्षण कटना मुश्किल था, इसीलिए बिनती उसकी एक ज़रूरत बन गई थी। वो जब तक बिनती से सुधा की बात नहीं कर लेता था, तब तक जैसे वो बेचैन रहता था, तब तक उसकी किसी काम में तबीयत नहीं लगती थी। जब तक सुधा सामने रही, कभी भी उसे यह नहीं मालूम हुआ कि सुधा का क्या महत्व है उसकी ज़िंदगी में। आज जब सुधा दूर थी तो उसने देखा कि सुधा उसकी सांसों से भी ज़्यादा आवश्यक थी उसकी ज़िंदगी के लिए। लगता था वह एक क्षण सुधा के बिना जिंदा नहीं रह सकता। सुधा के अभाव में बिनती के माध्यम से वह सुधा को ढूंढता था, और जैसे सूरज के डूब जाने पर चांद सूरज की रोशनी उधार लेकर रात को उजियारा कर देता है, उसी तरह बिनती सुधा की याद से चंदर के प्राणों को पर उजियारी बिखेरती रही। चंदर बिनती को इस तरह अपनी सांसों की छाह में डुबाए रहता जैसे बिनती सुधा का स्पर्श हो, सुधा का प्यार हो। बिनती भी चंदर के माथे पर उदासी के बादल देखते ही तड़प उठती थी, लेकिन फिर भी बिनती चंदर को हंसा नहीं पाई। चंदर का पुराना उल्लास लौटा नहीं। सांप का काटा हुआ जैसे लहरें लेता है,
वैसे ही चंदर की नसों में फैला हुआ उदासी का ज्वार रह रहकर चंदर को झकझोर देता था। उन दिनों दो तीन तीन दिन तक चंदर कुछ नहीं करता था। बिनती के पास भी नहीं जाता था। बिनती के आंसुओं की भी परवाह नहीं करता था। खाना नहीं खाता था और अपने को जितनी तकलीफ हो सकती थी देता था। फिर जो ही सुधा का कोई खत आता था वह उसे चूम लेता और फिर स्वस्थ हो जाता था। बिनती चाहे जितना करे लेकिन चंदर की इन भयंकर उदासी की लहरों को चंदर से छीन नहीं पाई थी। चांद कितनी भी कोशिश क्यों न करे वो रात को दिन नहीं बना सकता था। लेकिन आदमी हंसता है, दुख भरी दर्द भरी हर बातों में आदमी हंसता है। जैसे हंसते हंसते आदमी की प्रसन्नता थक जाती है, वैसे ही कभी कभी रोते रोते आदमी की उदासी भी थक जाती है और आदमी करवट बदलता है ताकि हंसी की छाँव में कुछ विश्राम कर सके, फिर वो आंसुओं की कड़ी धूप में चल सके। ऐसी एक सुबह थी जबकि चंदर के मन उदास मन में आ रहा था कि वह थोड़ी देर हंस भी ले। बात यूं हुई कि उसे शैली की एक कविता बहुत पसंद आई जिसमें शैली ने भारतीय मलयज को संबोधित किया है। उसने अपना शैली किट्स का ग्रंथ उठाया और उसे खोला तो वही आम के अचार के दाग सामने पड़ गए जो सुधा ने शरारतन डाल दिए थे। बस वह शैली की कविता तो भूल गया और उसे याद आ गई आम की फाक और सुधा की शरारत से भरी सोख आंखें। फिर तो एक के बाद दूसरी शरारत प्राणों में उठ उठकर चंदर की रसों को गुदगुदाने लगी और चंदर उस दिन जाने क्यों हंसने के लिए व्याकुल हो उठा। उसे ऐसे लगा जैसे सुधा की यह दूरी, यह अलगाव सभी कुछ झूठ है। सच तो वे सुनहले दिन थे जो सुधा की शरारतों से मुस्कुराते थे, सुधा के दुलार में जगमगाते थे। और कुछ भी हो जाए, सुधा उसके जीवन का एक ऐसा अमर सत्य है जो कभी भी डगमगा नहीं सकता। अगर वह उदास होता है, दुखी होता है, तो ये गलत है। वह अपने ही आदर्श को झूठा बना रहा है, अपने ही सपने का अपमान कर रहा है। और उसी दिन सुधा का खत भी आया जिसमें सुधा ने साफ साफ तो नहीं पर इशारे से लिखा था कि वो चंदर के भरोसे ही किसी तरह दिन काट रही थी। उसने सुधा को एक पत्र लिखा जिसमें वही शरारत, वही खिजाने की बातें थीं जो वो हमेशा सुधा से करता था, लेकिन जिसे वह पिछले 3 महीने से भूल गया था। उसके बाद वह बिनती के यहाँ गया। बिनती अपनी धोती में क्रोशिया की बेल्ट टाक रही थी। ले गिलहरी, तेरी दीदी का खत, लाओ मिठाई खिलाओ। हम काहे को खिलाएं? आप खिलाइए जो खिले पड़े हैं आज, बिनती बोली। हम क्यों खिलाएंगे? यहाँ तो सुधा का नाम सुनते ही तबीयत उड़ जाती है। अरे चलिए, आपका घर मेरा देखा हुआ है, मुझसे नहीं बन सकते आप। बिनती पर जितना विश्वास ने मुंह चिढ़ाकर कहा, आज बड़े खुश हैं? हाँ बिनती। एक गहरी सांस लेकर चंदर चुप हो गया। कभी कभी उदासी भी थक जाती है और मुंह झुकाकर बैठ गया। क्यों, क्या हुआ? बिंदी ने चंदर की बाह में सुई चूहो दी। चंदर चौंक कर उठा। हमारी शक्ल देखते ही आपके चेहरे पर मुहर्रम क्यों छा जाता है? अजी नहीं, आपका मुखमंडल देखकर तो आकाश में चंद्रमा भी लज्जित हो जाता होगा, श्रीमती बिनती विदुषी, चंदर ने हंसकर कहा। आज चंदर बहुत खुश था। बिनती लजा गई और फिर उसके गालों में फूल के कटोरे खिल गए। उसने चंदर के कंधे से फिर सुई चुभोकर कहा, आपको एक बड़े मज़े की बात बतानी है आज। क्या? फिर हंसीएगा मत और चिढ़ाइएगा नहीं, बिनती बोली। कुछ तेरे ब्याह की बात होगी, चंदर ने कहा। नहीं, ब्याह की नहीं, प्रेम की, बिनती ने हंसकर कहा और झेप गई। अच्छा गिलहरी, तुझे ये रोग कब से? चंदर ने हंसकर पूछा। अपनी माँ जी की शक्ल देखी है ना, काट कर कुएं में फेंक देंगी तुझे। अब क्या करें, कोई सिर पर प्रेम मढ़ ही दे, बिनती ने बड़े आत्मविश्वास से कहा। थी बड़ी खुले स्वभाव की लड़की। आखिर कौन अभागा है वो, जरा नाम भी तो सुने, चंदर बोला। हमारे महाकवि मास्टर साहब, बिनती ने हंसकर कहा। अच्छा, ये कब से? तूने पहले तो कभी नहीं बताया। अब तो जाकर हमें मालूम हुआ है। पहले सोचा दीदी को लिख दें, फिर कहा वहाँ जाने पर जाने किसके हाथ में चिट्ठी पड़े, तो सोचा तुमको ही बता दें। हुआ क्या आखिर? चंदन ने पूछा। बात यह हुई कि पहले तो हम दीदी के साथ पढ़ते थे, तब तो मास्टर साहब कुछ बोलते नहीं थे। इधर जब से हम अकेले पढ़ने लगे तब से कविताएं समझाने के बहाने दुनिया भर की बातें करते रहे। एक बार स्कंदगुप्त पढ़ाते पढ़ाते बड़ी ठंडी सांस लेकर बोले, काश कि आप भी देवसेना बन सकती। बड़ा गुस्सा आया मुझे।
मन में आया कि कह दूं मैं तो देवसेना बन जाती, लेकिन आप अपना कवि सम्मेलन का पेशा छोड़कर स्कंदगुप्त कैसे बन पाएंगे। लेकिन फिर मैंने कुछ कहा नहीं। दीदी से सब बात कह दी। दीदी तो हैं ही लापरवाह, कुछ कहा ही नहीं उन्होंने। और मास्टर साहब वैसे ही अच्छे, पढ़ाते भी अच्छा हैं, लेकिन यह फितूर जाने कैसे उनके दिमाग में चढ़ गया। बिनती बड़े सहज स्वभाव से बोली। लेकिन इधर क्या हुआ? चंदन ने पूछा। अभी कल आए थे, एक हाथ में उनके एक मोटी सी कॉपी थी, दे गए तो देखा कि उन कविताओं का संग्रह है और उसका नाम उन्होंने लिखा है बिनती। अभी आते होंगे, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। अभी तक दीदी के भरोसे हमने सब छोड़ दिया था, वो पता नहीं कब आएंगी। अच्छा लाओ वो संग्रह हमें दे दो, चंदन ने कहा, और बिसरिया से कह देना वो चंदर के हाथ पड़ गया। फिर कल सुबह तुम्हें मज़ा दिखलाएंगे। लेकिन हाँ, ये पहले बता दो कि तुम्हारा तो कुछ झुकाव नहीं है ना उधर, वरना बाद में हमको कोसो, चंदन ने छेड़ते हुए कहा। अरे हाँ, मुसलमान भी हो तो बेहना के संग कवियों से प्यार लगाकर कौन बवालत पाले, बिनती ने घेरते हुए कहा। दूसरे दिन सुबह पहुंचा तो बिसरिया साहब पढ़ा रहे थे। बिसरिया की शक्ल पर कुछ मायूसी, कुछ परेशानी, कुछ चिंता थी। उनको बिनती ने बता दिया था कि संग्रह चंदर के पास पहुंच गया है। चंदर को देखते ही बोला, अरे कपूर क्या हाल है? और उसके बाद अपने को निर्दोष बताने के लिए फौरन बोला, कहो हमारा संग्रह देखा है? हाँ देखा है, जरा आप इन्हें पढ़ा लीजिए, आपसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। चंदन ने इतने कठोर स्वर में कहा कि बिसरिया के दिल की धड़कनें डूबने सी लगीं। वह कांपती हुई आवाज़ में बहुत मुश्किल से अपने को संभालते हुए बोला, कैसी बातें कपूर, तुम कुछ गलत समझ रहे हो। कपूर एक उपेक्षा की हंसी हंसा और चला गया। डॉक्टर साहब पूजा करके उठे थे, दोनों में बातें होती रहीं। उनसे मालूम हुआ कि अगले महीने में संभवतः चंदर की नियुक्ति हो जाएगी और 3 दिन बाद डॉक्टर साहब खुद सुधा को लाने के लिए शाहजहांपुर जाएंगे। उन्होंने बुआ जी को पत्र लिखा कि यदि वो आ जाएं तो अच्छा है, वरना चंदर को 2-3 दिन बाद यहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि बिनती अकेली है। चंदर की बात दूसरी है, लेकिन और लोगों के भरोसे डॉक्टर साहब बिनती को अकेले नहीं छोड़ सकते। अविश्वास आदमी की प्रवृत्तियों को जितना बिगाड़ता है, विश्वास आदमी को उतना ही बनाता है। डॉक्टर साहब चंदर पर जितना विश्वास करते थे, सुधा चंदर पर जितना विश्वास करती थी, और इधर बिनती उस पर जितना विश्वास करने लगी थी, उसके कारण चंदर के चरित्र में इतनी दृढ़ता आ गई थी कि वो फौलाद बन गया था। ऐसे अवसरों पर जब मनुष्य को गंभीरतम उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, तब स्वभावतः आदमी के चरित्र में एक विचित्र सा निखार आ जाता है। यह निखार चंदर के चरित्र में बहुत उभर कर आया था, और यहाँ तक कि बुआ जी अपनी लड़की पर अविश्वास कर सकती थी, पर चंदर को देवता मानती थी। बिनती पर और चाहे जो भी बंधन हो, लेकिन चंदर के हाथ में बिनती को छोड़कर वो भी निश्चिंत थी। डॉक्टर साहब और चंदर बैठे बातें कर ही रहे थे कि बिनती ने आकर कहा, चलिए मास्टर साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। चंदर उठ खड़ा हुआ। रास्ते में बिनती बोली, हमसे बहुत नाराज है, कहते हैं तुम्हें हम ऐसा नहीं समझते थे। चंदर कुछ नहीं बोला, जाकर बिसरिया के सामने कुर्सी पर बैठ गया। तुम जाओ बिनती। बिनती चली गई तो चंदर ने कहा बहुत गंभीर स्वरों में, बिसरिया साहब आपका संग्रह देखकर बहुत खुशी हुई, लेकिन मेरे मन में सिर्फ एक शंका है, यह बिनती नाम के क्या माने हैं? बिसरिया ने अपने गले की टाई ठीक की। वह गर्मी में भी टाई लगाता था और दिन में नाइट कैप पहनता था। टाई ठीक करके खंगार कर बोला, मैं भी यही समझता था कि आपको ये गलत फहमी होगी, लेकिन वास्तविक बात यह है कि मुझे मध्यकाल की कविता बहुत पसंद है। खास तौर में उसमें बिनती यानी प्रार्थना शब्द बड़ा ही मधुर है। मैंने यह संग्रह तो बहुत पहले तैयार किया था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैं बिनती से मिला। मैंने उनसे कहा कि यह संग्रह भी बिनती के नाम का है। फिर मैंने उन्हें लाकर दिखला दिया। चंदर मुस्कुराया और मन ही मन कहा, बिसरिया बहुत चालाक हो तुम, लेकिन खैर मैं हार नहीं मान सकता, और बहुत गंभीर होकर बैठ गया। तो ये संग्रह इस लड़की के नाम पर नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। और बिनती के लिए आपके मन में कोई आकर्षण भी नहीं है? बिल्कुल नहीं। छी, आप मुझे क्या समझते हैं? बिसरिया बोला। छी, मैं कैसा आदमी हूँ? माफ़ करना बिसरिया, मैंने व्यर्थ में शक किया तुम पे। बिसरिया यह नहीं जानता था यह दांव इतना सफल होगा। वह खुशी से फूल उठा। सहसा चंदर ने एक गहरी सांस ली। क्या बात है चंदर बाबू? बिसरिया ने पूछा। कुछ नहीं बिसरिया, आज तक मुझे तुम्हारी प्रतिभा, तुम्हारी भावना, तुम्हारी कला पर विश्वास था, पर आज उठ गया। क्यों?
क्यों क्या? अगर बिंती जैसी लड़की के साथ रहकर भी तुम उसके आंतरिक सौंदर्य से अपनी कला को अभिसिंचित न कर सके तो तुम्हारे मन में कलात्मकता है, ये मैं विश्वास नहीं कर सकता। तुम जानते हो, मैं पुराने विचारों का संकीर्ण बड़ा बुजुर्ग तो हूँ नहीं। मैं भी भावनाओं को समझता हूँ। मैं सौंदर्य पूजा या प्यार को पाप नहीं समझता। और मुझे तो बहुत खुशी होती है जानकर कि तुमने ये कविताएं बिंती पर लिखी हैं, उसकी प्रेरणा से लिखी हैं। ये मत समझना कि मुझे इससे जरा भी बुरा लगता। ये तो कला है, सत्य है। पाश्चात्य देशों में लोग हर कवि की प्रेरणा देने वाली लड़कियों की खोज में बरसों बिता देते हैं। उनकी कविता से ज़्यादा महत्व उसकी कविता के पीछे रहने वाले व्यक्तित्व को देते हैं। हिंदुस्तान में पता नहीं क्यों हम नारी को इतना महत्वहीन समझते हैं या डरते हैं, या हम में इतना नैतिक साहस नहीं। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी प्रतिभा किसी हालत में मुझे विदेश के किसी कवि से कम नहीं लगती। मैंने सोचा था जब तुम अपनी कविताओं के प्रेरणात्मक व्यक्तित्व का नाम घोषित करोगे तो सारी दुनिया बिनती की ओर हमारे परिवार को जान जाएगी। लेकिन खैर, मैंने गलत समझा था कि बिनती तुम्हारी प्रेरणा बिंदु थी। और चंदर चुपचाप गंभीरता से बिसरिया के संग्रह के पृष्ठ पलटने लगा। बिसरिया के मन में कितनी उथल पुथल मची हुई थी। चंदर का मन इतना विशाल है, यह उसे कभी नहीं मालूम था। यह तो कुछ छुपाने की जरूरत ही नहीं थी। और जब चंदर इतने स्पष्ट बातें कर ही रहा है तो बिसरिया क्यों छुपाए? कपूर, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। मैं कह नहीं सकता कि बिनती जी मेरे लिए क्या हैं। शेक्सपियर की मिरांडा, प्रसाद की देवसेना, दाते की बिएत्रिस, किट्स की फैनी और सूर की राधा से बढ़कर माधुर्य अगर मुझे कहीं मिला है तो बिनती में। इतना इतना डूब गया मैं बिनती के एक कविता भी नहीं लिख पाया। मेरा संग्रह छपने जा रहा है तो मैंने सोचा कि इसका नाम ही क्यों ना बिनती रख दूं।